जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जुलाई और दोस्तों आज की चर्चा में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम एक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में आया है, जहां पे बेल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी जा रही है। तो इसको लेके दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ चिंता प्रकट करी है, कुछ उन्होंने हिदायतें दी थी बेस्ड ऑन अ जजमेंट जो कि पिछले साल पास करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जहां पे ये बात करी गई है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने ये दरख्वास्त करा है, खास करके केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो लोगों को जेल में डाला जाता है, लिबर्टी वायलेट होती है लोगों की, तो क्या उस किस आधार पे लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली जेल पे डाला जा रहा है, क्या क्या सुधार हम अपने बेल लॉस के अंदर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें कुछ करी गई है। फिर दोस्तों अगेन एक आर्टिकल बड़ा अच्छा मेरे को लगा जहां पे म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की बात करी गई है। देखिए इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन तो हमने पीछे भी एक दो आर्टिकल्स डिस्कस करे थे लास्ट 1 वीक में, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है जो मेन इशू है। देखिए आप अर्बनाइजेशन में आपने स्मार्ट सिटीज बनानी है, आपने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना है, तो वो फाइनेंसेस के बिना बात अधूरी रह जाती है। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है जहाँ पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात करती है। तो ये बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हिंदू में आया है। और दोस्तों एक आर्टिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित है। यहाँ पे अगेन बात करी जा रही है रीवैम्पिंग दी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले महीने जून में भी 2 या 3 बार एक आर्टिकल 2 या 3 बार हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो भारत सरकार ने ये जो मिशन अनाउंस करा है कि आने वाले 1.5 साल में 1.5 ईयर्स में 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है, सरकारी नौकरियां देनी है। तो इस इशू को लेके भी हम बात करेंगे कि क्या 10 लाख युवाओं को नौकरी देना सफिशिएंट रहेगा। तो ये हम तीनों आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इस इनिशिएटिव के चलते, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग का। नाउ टू गेट एक्सेस टू दैट ग्रुप व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल फाइंड दिस लिंक। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के टूवर्ड्स ओरिएंट करेगा। बट अगर आप इसको क्लिक करते हैं और अगर आपको फिर भी एक्सेसिबिलिटी इस ग्रुप की नहीं मिल पाती है तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है। नंबर आपके सामने है 6280133177 एंड देन हमारी तरफ से आपको ऐड किया जाएगा। और शाम को 6 बजे अलॉन्ग विद द बेस्ट आंसर, जो मॉडल आंसर है ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड द प्रीवियस डे, वो भी टेलीग्राम के ऐप में आपको पिंड मिलेगा। चलिए, सो बेस्ट आंसर आकाश हुड्डा जी विद डबल डी। तो अपॉलॉजीज, उस दिन परसों आपका बेस्ट आंसर था तो हमने सिंगल डी डाला था। सो आपका मैं टेलीग्राम पे कमेंट भी पढ़ रहा था एंड वेरी वेल डन आकाश। सो कंसेक्यूटिवली देखिए आकाश ने आंसर फिर से काफ़ी अच्छा लिखा है। सो आकाश, लेकिन एक बात है यहाँ पे, और आई रियली अप्रिशिएट आपने यहाँ पे मेंशन भी करा कि आपने 8 साढ़े 8 मिनट में आंसर लिखा है। देखिए यही बात है, तो हमने एग्जाम में जाके हमको, देखिए अभी तो घर में बैठ के हमको बहुत टाइम मिल जाता है, चाहे हम 20 मिनट में आंसर लिखें, 25 मिनट में लिखें, चाहे घंटा में लिखें, तो लेकिन वहाँ पे तो हमारे पास 5-6 मिनट ही होंगे इफेक्टिवली। तो चैलेंज है 5-6 मिनट में इतना सारा कंटेंट जो 1 साल 2 साल 3 साल जब से भी हम तैयारी कर रहे हैं उस सारे के सारे कंटेंट को वहाँ पे प्रोड्यूस करना। नाउ एक बात यहाँ पे आकाश, यहाँ पे आपने शुरुआत में अच्छी, तो आपकी इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छी, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा है वो 8 बिलियन बाय 2050 नहीं, वो 10 बिलियन से ज़्यादा ही होगा बाय 2050 जो दुनिया की आबादी रहेगी। 8 बिलियन का जो आंकड़ा है वो तो अभी हम 2022 में ही अचीव करने वाले हैं 15 नवंबर को। तो ये आंकड़ा आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपने जो प्रेसिंग कंसर्न्स लिखे हैं वेरी वेल डन। एक कंसर्न को थोड़ा और हम हाईलाइट कर सकते हैं, वो ये है कि 65+ जो पॉपुलेशन है वो आने वाले समय में बढ़ जाएगी, तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में डाल सकते हैं। और जहाँ पे आपने अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स की बात करी, वहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे आपने हेल्थ इनएडिक्वेसी को लेके आपने एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपने इंश्योरिंग एजुकेशन एंड प्रॉपर स्किलिंग को लेके आपने एग्जांपल दिया, तो छोटा सा एग्जांपल आप इस मुद्दे को लेके भी दे सकते हैं। वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा है। वे फॉरवर्ड में आपने जो बातें मेंशन करी हैं, खास करके हम कैपिटल फॉर्मेशन की जो बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, स्किलिंग पॉलिसीज़ हैं, तो आपने काफ़ी अच्छा इसमें मेंशन करा। सो वेरी वेल डन। सो दोस्तों बाकी हम शुरू करेंगे आज की चर्चा। तो पहला जो हमारा आर्टिकल रहेगा, बेल लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर रिफॉर्म। तो यहाँ पे दोस्तों 2 जजेस हैं, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश। इन्होंने कुछ हिदायतें दी थी बेस्ड ऑन अ जजमेंट जो कि पिछले साल पास करा गया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2021 में। कौन सी जजमेंट थी वो? सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की थोड़ी चिंता प्रकट करी और ये कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा एक गंभीर समस्या है कि देखिए मोस्टली जो अंडर ट्रायल्स हैं जो कि जेल में लॉक्ड अप हैं, 2/3 से ज़्यादा 66% से ज़्यादा जो हैं वो गुनहगार नहीं हैं और वो बेल के हकदार बिल्कुल बनते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि मोस्टली जो अंडर ट्रायल्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं होते हैं, अक्सर बहुत गरीब परिवार से आते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत वो वीक होते हैं, इलिटरेट होते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को जेल में डालना, खास करके इस तरह के ऑफेंसेस के लिए जिसके लिए इतनी लंबे समय के लिए जेल में नहीं भी डालना चाहिए, तो इस बात को लेकर थोड़ी चिंता प्रकट करी गई है। और यहाँ पे दोनों जजेस ने ये बोला है कि हमको, हमारी सरकार को शायद लेजिस्लेशन फ्रेम करनी चाहिए बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ द लॉ इन द यूके। अब दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्शंस आई हैं, सो द टू जज बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस संजय किशन कौल एंड एम सुंदरेश, नाउ दे हैव इशूड सर्टेन क्लैरिफिकेशंस टू एन ओल्डर जजमेंट जो कि जुलाई 2021 में डिलीवर करी गई थी, जहां पे बेल के बारे में बात करी गई थी। वो केस कौन सा था, ये आपके सामने जो मेंशन है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। अब ये रूलिंग के बारे में अगर हम बात समझे कि व्हाट इज द रूलिंग ऑल अबाउट, तो जैसे आपको मैंने बताया कि 66% ऑफ द पीपल जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो जेल्स में हैं, वो अब देखिए ऐसा है कि वो गुनहगार नहीं भी होते हैं, ठीक है, उनको अननेसेसरली जेल में डाल दिया जाता है। एक फेमस एक सेइंग है, कोट है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो इस कोट को, इस पर्टिकुलर लाइन को अपहोल्ड करने की बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी अंडरलाइन करा है कि जो अरेस्ट है दैट्स अ वेरी ड्रैकोनियन मेजर और इसको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में यूज करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ अंडर ट्रायल्स हैं, दे मे नॉट बी इवन रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड डिस्पाइट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल भी होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल भी होते हैं, ऑफेंसेस बेलेबल भी होते हैं, नॉन बेलेबल भी होते हैं। सबसे जरूरी बात, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसको ड्राफ्ट कब करा गया था, अंग्रेजों के टाइम पे ड्राफ्ट किया गया था 1882 में। और अभी भी ये जो सीआरपीसी है, हालांकि सीआरपीसी में से काफ़ी अमेंडमेंट्स होती आ रही हैं, इतने समय से सीआरपीसी में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं, सीपीसी में, सीआरपीसी में, लेकिन शायद अगेन ये है तो अंग्रेजों की देन। तो अगर वहाँ पे अंग्रेजों के जो लॉज हैं बेल को लेकर इतने ज़्यादा कठोर नहीं हैं, तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज क्यों यहाँ पे रख रहे हैं। नाउ व्हाट इज द इंडियन लॉ ऑन बेल। देखिए सीआरपीसी पहली बात तो वर्ड बेल को डिफाइन नहीं करता, लेकिन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस आती हैं अंडर द आईपीसी, यानी कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बेलेबल की बात करें तो सीआरपीसी जो है वो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं फॉर द बेलेबल ऑफेंसेस एज अ मैटर ऑफ राइट। यानी कि जो गुनहगार है, जो मुलजिम है, जिसको जेल में रखा गया है, तो उसका राइट बनता है कि भाई अगर वो ऑफेंस बेलेबल है तो उसको बेल मिलनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो गुनहगार नहीं होता, राइट, लेकिन अननेसेसरली उसको जेल में डाल दिया जाता है। नाउ अब देखिए, अब बेलेबल ऑफेंस की बात आती है तो दिस इन्वॉल्व्स रिलीजिंग और फर्निशिंग अ बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड चाहे वो 10,000 रुपये का हो, चाहे वो 2,000 रुपये का हो, चाहे वो लाख रुपए का हो, ठीक है। अब वो बेल बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटी, तो यानी कि जब हम पैसे बेल बॉन्ड के अगेंस्ट साथ में हम पैसे जमा कराते हैं तो वो सिक्योरिटी की बात आ जाती है। सो बेल बॉन्ड कैन बी विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी एज वेल। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि कॉग्निजेबल होते हैं, जैसे कि मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप है, किडनैपिंग है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना ही पड़ता है बिना वारंट के, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आ जाते हैं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिल सकती है अगर तो मजिस्ट्रेट डिटर्मिन करेगा कि जो अक्यूज्ड है, जो गुनहगार है, कि क्या उसको बेल दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब यूके का लॉ क्या कहता है बेल के बारे। तो देखिए यूके का लॉ ये कहता है कि भाई जो अगर जो इनमेट पॉपुलेशन है, जो कि आबादी है, जो कि जनसंख्या है कन्विक्ट्स की, गुनहगारों की, ठीक है, उसको कैसे कम किया जा सकता है कि हमने जेल नहीं भरने हैं लोगों से। तो ये जो लॉ है यूके का, वो ये भी कहता है कि कैसे लीगल एड दी जा सकती है फॉर द डिफेंडेंट्स। इनफैक्ट ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है एज अ राइट, एज अ जनरल राइट, कि बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। और अगर बेल रिजेक्ट करनी है तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, प्रोसिक्यूशन लॉयर के ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि उन्होंने ये प्रूव करना है कि भाई हम बेल इस करके रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज जो गुनहगार है अगर उसको फिर से तफ्तीश के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो कस्टडी में नहीं आएगा, सरेंडर अपने आप को नहीं करेगा, या फिर अगर उसको बेल दे देंगे तो वो कोई और गुनाह कर सकता है, कोई और ऑफेंस कर सकता है, या फिर वो अगर आप उसको बेल दे देंगे, उसको रिहा कर देंगे, वो बाहर चले जाता है, तो वो शायद अपने केस में मैनिपुलेशन कर सकता है विटनेस के साथ। विटनेस को, जो विटनेसेस हैं उसके केस, अगर तो एलिजिडली अगर वो कन्विक्ट है, उसने क्राइम करा है, तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सब बातों के कारण जो बेल है वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ये बात कौन प्रूव करता है, ये बात प्रोसिक्यूशन के ऊपर आती है प्रूव करने के लिए। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के व्यूज क्या हैं बेल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, 4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पहली बात ये कही है कि एक सेपरेट कानून होना चाहिए बेल के लिए।
ठीक है। देखिए सीआरपीसी की बात करें, बहुत अमेंडमेंट्स हुई हैं। सीआरपीसी वैसे तो अंग्रेजों की देन है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है दैट इज बिन ड्राफ्टेड बाय द कॉलोनियल पावर। नाउ डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की सक्सेसिव रूलिंग्स की हम बात करें, सीआरपीसी डज नॉट अकाउंट फॉर अरेस्ट एज अ फंडामेंटल लिबर्टी इशू इन इटसेल्फ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा है कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो नेसेसरली एक्सरसाइज नहीं करते अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूनिफॉर्मली। तो यानी कि देखिए दोस्तों, अगर कोई क्राइम है, देखिए क्राइम तो क्राइम होता है। अब क्राइम को किसी अमीर आदमी ने किया हो या किसी गरीब आदमी ने किया हो, चाहे किसी पढ़े लिखे आदमी ने किया हो, चाहे वो पीएचडी है, चाहे किसी 10वीं फेल व्यक्ति ने क्राइम किया हो, क्राइम तो क्राइम होता है। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं जिनको सेम ऑफेंस के लिए अक्यूज किया गया है, तो उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट तो नहीं मिलना चाहिए ना, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आती है, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो इस तरह का जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, कोई भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, कोई भी कोर्ट इस तरह का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता कोई भी दो व्यक्तियों को जिनको सेम गुनाह के लिए सजा मिली गई है या अक्यूज करा गया है। फिर इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कल्चर है ऑफ टू मेनी अरेस्ट, देखिए अब हम आज के ज़माने में देखें तो देखिए अब जैसे युवापा का मिसयूज़ होता है, एनएसए का मिसयूज़, एनएसए एक्ट का मिसयूज़ की बात करें, अक्सर देखा जाता है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए भी रूलिंग पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, नॉट नेसेसरली हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये हर वक्त होता है ना। हमने इमरजेंसी के टाइम पे भी देखा था कि अननेसेसरली आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप जेल में डाल देते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बात बोली है, स्पेशली फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दैट इवन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अरेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नेसेसिटी होना चाहिए बाय जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिस तरीके से कहता है। और नेसेसिटी क्यों है जेल में डालना? ठीक है, बिकॉज ताकि जो इंसान है जो कि कन्विक्ट है वो आगे कोई और क्राइम कमिट ना कर सके। तो उससे पहले आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए जिसको भी आप कन्विक्ट कर रहे हैं, जिसको भी आप अक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, या आगे जाके वो अपने ही केस को मैनिपुलेट ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो इस करके वो नेसेसरी होता है अरेस्ट करना वहां पे, तो वहां पे बेल देने की बात नहीं आती है। तो लेकिन ये डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है पुलिस के लिए और खास करके सरकारों के लिए भी, जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही रोल बहुत जरूरी है। अब बेल एप्लीकेशन की बात करें तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट देयर नीड नॉट बी एनी इंसिस्टेंस ऑफ अ बेल एप्लीकेशन व्हाइल कंसिडरिंग द एप्लीकेशन अंडर धारा 88, 170, 204 एंड 209 ऑफ द सीआरपीसी। अब ये जो धाराएं हैं ना, ये जो धाराएं दीज रेंज फ्रॉम द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस यानी कि सेक्शन 88 टू द पावर टू इशू द समन सेक्शन 204। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है दैट इन दीज सर्कमस्टांसेस जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो उनको रूटीनली बेल ग्रांट कर देना चाहिए जब खास करके इन सेक्शंस की ओरिएंटेड बात आती है, विदाउट इंसिस्टिंग ऑन अ सेपरेट बेल एप्लीकेशन। और अंत में दोस्तों ये बात बहुत जरूरी है समझनी। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट्स हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके पास बहुत सारी पेंडेंसी है, बहुत सारे बैकलॉग केसेस उनके पास चल रहे हैं। अब अननेसेसरली इतनी सारी बेल एप्लीकेशंस अगर फ्लडेड हो जाएंगी कोर्ट्स के पास, तो कोर्ट्स के लिए जो अपना डेली डे टू डे काम है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अननेसेसरली लोगों को अरेस्ट करना, जेल में डालना, तो इस करके सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जस्टिसेस ने ये बात रिक्वेस्ट करी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करा है, केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट करा है, यूटीज को भी रिक्वेस्ट करा है कि जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो अभी जजेस ने जो बात बोली, उसके साथ ये जो केंद्र सरकार है उस ऑर्डर्स को फैसिलिटेट करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसको फैसिलिटेट करें। सीबीआई हैज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दीज ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द स्पेशल जजेस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने, फिर से अंत में वही बात कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है दैट ये अब जिम्मेवारी सरकार की है दैट नॉट ओनली अनवारंटेड अरेस्ट हो बट अननेसेसरली इतनी सारी बेल एप्लीकेशंस की फ्लडिंग कोर्ट्स में ना हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है। फिर दोस्तों बात करेंगे म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की। द स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस इज वेरी इनएडिक्वेट। नाउ अब कंटेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों 30 साल होने को आ गए हैं, हम 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, जहां पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात करते थे। लेकिन क्या वाकई में अर्बन लोकल बॉडीज एम्पावर्ड हैं? क्या वाकई में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फिजिकल एम्पावरमेंट हुई है पिछले 30 सालों में? लगता तो नहीं है। देखिए अब 30 साल हो चुके हैं इस अमेंडमेंट को आए को, लेकिन चैलेंजेस हैं एज फार एज दी फिजिकल एम्पावरमेंट इज कंसर्न। तो चाहे वो ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो,
टैक्स बेस एक्सपेंशन में कोई लिमिटेशंस हो, या वो वीकनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो जो कि इनेबल करते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज, या वो हम बात करें आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, हमने पहले भी बात डिस्कस करी थी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी जो टैक्सेशन पावर्स हैं वो उनको फोरगो करनी पड़ी थी, जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स है जिसको चुंगी टैक्स कहते हैं, वो लिवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम रेवेन्यू की बात करें। अब रेवेन्यू देखिए दोस्तों, जो अर्बन लोकल बॉडीज ज्यादा रेवेन्यू मोबिलाइज कर पाएंगी तो वो ज्यादा फिस्कली इंपावर्ड होंगी, ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होंगी, ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग होंगी। अब अगर हम बात करें शेयर ऑफ रेवेन्यू की, नाउ ये इंक्लूड करता है रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स हो, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो टैक्स लिवाया किया जाता है, प्लस जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स है जो कि यूजर चार्जेस से आती हैं, जो फीस होती है जो म्यूनिसिपैलिटीज कलेक्ट करती हैं, अपॉन यानी कि डिवाइडेड बाय द टोटल रेवेन्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज की फिजिकल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करें, रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें, तो जो टैक्सेस हैं, फीस हैं, फाइन्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें जो वहां से लिवाया किया जाता है, या जो कि पैसा ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, वो आपका रेवेन्यू रिसोर्सेज में आ जाता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आ जाता है। अब अगर हम ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, आईजीटी, यानी कि द इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। अब जो शहर हैं जिनके पास ज्यादा खुद का रेवेन्यू होगा, ठीक है, जो अपना वो खुद का रेवेन्यू मोबिलाइज कर पाए हैं, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स के थ्रू हो, वो ज्यादा फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग होंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है अर्बन लोकल बॉडीज के खुद के रेवेन्यू को मोबिलाइज करने के लिए। लेकिन अगर हम देश भर की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स कंट्रीब्यूट्स ओनली 0.15% ऑफ द जीडीपी। तो ये 0.15% ऑफ द जीडीपी इज शेयर्ड बाय ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। अब अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बात करें फिगर्स जो डेवलपिंग देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, 0.6% से 1%। तो ये बात यहां पे एक संदेशा दे रही है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स को ज्यादा हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, टू द फुल पोटेंशियल उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत जरूरी है अर्बन लोकल बॉडीज को ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स को लिवाई करने की बात करें, अपने रेवेन्यू रेजिंग पावर्स की बात करें, कि इस बात का वो ज्यादा लेवरेज उठा सके अगर वो आने वाले समय में अपने आप को फिजिकली सस्टेनेबल अगर प्रूव करना चाहते हैं। अब डिपेंडेंसी ऑन द इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स की बात करें, देखिए दोस्तों जो ट्रांसफर्स होती हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो करी जाती हैं। अब काफ़ी हद तक जो ग्रांट्स होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के टुवर्ड्स ओरिएंटेड होती हैं, कंडीशनल ग्रांट्स भी दी जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी जो ट्रांसफर्स होती है उसको ग्रांट्स इन एड कहा जाता है। अब अगर हम बात करें पिछले कुछ 10 सालों में, तो बिटवीन 2012-13 टू 2016-17 जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स हैं, दिस अकाउंटेड फॉर अबाउट 40% ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज टोटल रेवेन्यू। और जो स्केल ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स हैं इंडिया में, दिस रिमेन्स एट ओनली अबाउट 0.5% टू द जीडीपी। अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें, बाकी डेवलपिंग या डेवलप्ड देशों की बात करें, तो जो स्केल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स हैं इन दोज कंट्रीज इज अबाउट 2% टू 5% ऑफ द जीडीपी। अब इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू असाइंड टू द अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और ज़्यादा अगर हम एलोकेट कर सकते हैं जो रिसीट्स हैं, जो जीएसटी कलेक्शन से जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जीएसटी प्रोसीड्स होती हैं, अगर उसमें से ज़्यादा शेयर एलोकेट किया जा सकता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, तो ऑब्वियसली उससे अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो बैलेंस शीट्स है उसको भी थोड़ी राहत मिलेगी। और साथ के साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ को और पावर कैसे हम डिवॉल्व कर सकते हैं कि वो खुद के अपने रेवेन्यू को मोबिलाइज कर सकें और मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर उनको अपने आप को फिजिकली सस्टेनेबल रखना है। फिर दोस्तों बात करें अगर डे टू डे मेंटेनेंस की, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डे टू डे आपका खर्चा आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका एसेट क्रिएशन वाला खर्चा आ जाता है। अब बहुत जरूरी है ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी बहुत जरूरी है फॉर द अपकीप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके लिए जो शेयर है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, तो जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट हैज इंक्रीज्ड ऑफ लेटली फ्रॉम अबाउट 30%। जो ऑपरेशन और मार्केट एक्सपेंसेस हैं दे शुड आइडली बी कवर्ड थ्रू द यूजर चार्जेस, यानी कि जो फीस या जो सर्विस चार्जेस इकट्ठा किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो सर्विसेज हैं, ये जो अर्बन सर्विसेज जो कि म्यूनसिपैलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो जो कस्टमर से जो फीस लेते हैं, जो बिल लेते हैं, जो चार्जेस लेते हैं, तो वो सर्विसेज से ONM यानी कि ऑपरेशनल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। लेकिन क्लियरली ये जो सर्विसेज या अगर हम चार्जेस की बात करें, सर्विस चार्जेस की बात करें, वो बहुत इनएडिक्वेट है,
ठीक है, तो वो ज़्यादा टारगेट नहीं मीट कर पा रहे हैं कि वो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को रन कर सकें। चलिए, सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ द स्केल ऑफ द म्युनिसिपल फाइनेंसेस इन इंडिया इज वेरी इनएडिक्वेट, और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं दे हैव टू रियलाइज देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज, बट दैट इज वेरी मच फार बिलो देन द एस्टिमेटेड पोटेंशियल। अब टैपिंग इनटू प्रॉपर्टी टैक्सेस, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, इसको फुली हार्नेस नहीं कर पाए इस चीज़ को, और अदर लैंड बेस्ड रिसोर्सेज एंड द यूजर चार्जेस, दीज आर ऑल द वेज कि कैसे ऑगमेंट किया जा सकता है द रेवेन्यू ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। और साथ के साथ अभी आने वाले समय में और ज़्यादा स्टेबल सपोर्ट की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि कैसे अर्बन लोकल बॉडीज अपने आप के रेवेन्यू को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो आईजीटीज हैं उसको आने वाले समय में और बढ़ाना चाहिए टू द अर्बन लोकल बॉडीज। चलिए दोस्तों, अंत में दोस्तों आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्रिएटिंग मोर जॉब्स एंड रीवैम्पिंग द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो अभी हमने दोस्तों पिछले महीने भी 2-3 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे इसको लेके, जहां पे हमने ये बात डिस्कस करी थी कि भारत सरकार ने तय करा है कि आने वाले 1.5 साल में 18 महीनों में 10 लाख युवाओं को रिक्रूट किया जाएगा, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बहुत हिस्टोरिक स्टेप है, राइट। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सिर्फ 10 लाख युवाओं को नौकरी देने से क्या हमारा काम बन जाएगा? ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस इट्स प्लान टू क्रिएट 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, बट ऑफ अबाउट द 40 लाख सैंक्शन पोस्ट, 22% पोस्ट आर नाउ वेकेंट, राइट। अब ये बहुत हिस्टोरिक स्टेप है जहाँ पे भारत सरकार ने बात करी है, खास करके ये युवाओं के हित के लिए है, और डेफिनेटली उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी होप्स, देखिए एस्पिरेशंस हैं, युवाओं की एस्पिरेशंस हैं, राइट। तो डेफिनेटली उनको बहुत एक बूस्ट मिलेगा उनके कॉन्फिडेंस को। लेकिन अगेन वही बात आती है, लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पोजीशंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या डिफेंस फोर्सेस की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात हो, पुलिस हो, सेंट्रल स्कूल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में, अब जो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 30 लाख से भी ज़्यादा है। अब ये जो वैकेंसीज हैं, दिस डज नॉट इंक्लूड द वैकेंसीज इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे एक डाउट खड़ा होता है, एक सस्पिशन खड़ा होता है, वो ये है कि क्या सरकार के पास कोई शॉर्टफॉल है? डेफिनेटली सरकार के पास शॉर्टेज है स्टाफ की, इसी करके सरकार ने ये बोला है कि हम आने वाले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, है ना, सरकारी डिपार्टमेंट्स में भर्ती करेंगे। अब इसके चलते ऑब्वियसली अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है तो दैट इज कॉजिंग डिले, दैट इज कॉजिंग लॉन्ग डिलेज इन वर्क, दैट इज ऑब्वियसली लीडिंग टू करप्शन एज वेल, दैट इज ऑब्वियसली लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एज वेल। बट अगेन वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और सरकार ने जो टारगेट रखा है वो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे बात आती है क्वालिटी की। देखिए दोस्तों, अब हम जब जॉब देते हैं, अब हम जॉब देने की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एम्फोसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये जॉब्स परमानेंट होंगी क्या ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल होंगी? बिकॉज देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की बात करें तो पिछले कुछ 5 सालों में तो ये डबल हो चुकी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स। तो यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स 2017 में यानी कि जो आउटसोर्स करी जाती हैं तो कहाँ वो 11 लाख थी, और आज अगर हम बात करें 2021 में तो वो 24 लाख हो चुकी हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, यानी कि आपको वो पक्की नौकरी नहीं मिली है, तो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होंगी वो आपको कम सैलरी देगी, ठीक है, और आपको डिसेंट वर्क कंडीशंस में काम करने को नहीं मिलेगा, मिनिमम वेजेस आपको नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करना है, जहाँ पे उसने इतना बड़ा टारगेट अनाउंस करा है नौकरियां देने का, तो वो क्वालिटी जॉब्स के टुवर्ड्स भी ओरिएंटेड हो, ठीक है। उसके बाद मोर जॉब्स आर नीडेड। देखिए, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो यूथ दैट इज अबाउट 20% एट प्रेजेंट। अगर हम बैकलॉग की बात करें ऑफ अबाउट 30 मिलियन, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बताता है कि चलिए लगभग 3 करोड़ युवा, अगर हम बैकलॉग की बात करें, पहले से अनएम्प्लॉयड हैं, और हर साल लगभग 50 लाख टू 70 लाख जो वर्कर्स हैं हर साल वो ऐड होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब पैंडेमिक के चलते तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो और बढ़ गया है। तो जो डायमेंशंस हैं हमारे इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का वो काफ़ी गंभीर है। तो जनरेशन ऑफ ओनली 10 लाख जॉब्स यानी कि 1 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 1.5 years, दिस इज टू लिटिल। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो जो परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर की है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाया है। फोकस ऑन बेसिक नीड्स की बात करें, देखिए दोस्तों, रीसेंट नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स ये बताती है, देखिए हमने कल भी बात डिस्कस करी थी कि आने वाले समय में 2050 तक जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यानी कि 24-25 साल से लेकर 64 साल की उम्र के बीच में, उनकी आबादी बढ़ने वाली है। तो अब हमने ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स की बात करी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी है। अब हेल्थ है, बेसिक नीड्स है, हेल्थ है, स्कूलिंग है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, बच्चों के लिए हो, औरतों के लिए हो, एजुकेशन स्किल्स है, लिटरली है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात आ जाती है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी डिस्कस करी गई है, पीने के लिए पानी हो, सैनिटेशन हो, ये जो बेसिक नीड्स हैं, ये बेसिक नीड्स भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, सरकार को जहाँ पे हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो ये बेसिक नीड्स एड्रेस करना भी सरकार की जिम्मेवारी है।
तो यहाँ पे कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि सरकार को ही इन चीज़ों के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, एक तो क्वालिटी जॉब्स होगी और एक जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वाइल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही, तो ये बेसिक नीड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज अगर हम क्वालिटी जॉब्स चाहेंगे तो हम ये भी चाहेंगे ना कि जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे हों, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स अच्छे हों। लेकिन यहाँ पे कॉलमनिस्ट अपील कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को ही लेनी पड़ेगी बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए, और सरकार इन सर्विसेज को ज़्यादा प्राइवेटाइज ना करे। यहां पे इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार रियली इसको मिशन मोड के तरीके से काम करना चाहती है, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और क्रिएट करना चाहती है, तो पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि ये मिशन मोड जो है काफी इनएडिक्वेट है, सरकार को और बहुत कुछ करना पड़ेगा दैन व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड। नाउ द टास्क अहेड, तो पहला टास्क तो सरकार के लिए कि कैसे वो अपनी पॉलिसी इंटरवेंशन के थ्रू जो बेसिक वेलबींग है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की, अब देखिए अगेन फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, जैसे हमने कल बात करी थी कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भी हमारे फेवर में है। बहुत सारे देशों में जो आबादी है वो थोड़ी, अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो एज हो रही है, तो चाहे हम चाइना की बात करें, जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, पर इंडिया के पास आज वो एडवांटेज है कि अभी हम अपने युवा शक्ति को और हार्नेस कर सकते हैं। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे बहुत फोकस करें। स्पेशल एम्फोसिस होना चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खास करके जो बॉटम पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कॉलमनिस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी की, तो उसको रीओरिएंट करने की जरूरत है। कैसे हम और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, ग्रीन जॉब्स की बात करें, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। और कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार कर भी रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें, मेक इन इंडिया के चलते हम बात करें, चलो हमारे प्रोग्राम्स भी हैं स्किल इंडिया, ठीक है, जो कि हम भारत सरकार की कोशिश है भी कि कैसे इसको और इम्पेटस मिल सकता है, कैसे इस चीज़ को और बूस्ट मिल सकता है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के चलते हम चाहते हैं कि नॉन फार्म जॉब ज़्यादा क्रिएट हो। और यहाँ पे एक और सजेशन दिया गया कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर को और इनफॉर्मल प्रोडक्शन को बाय इंश्योरिंग बेटर टेक्नोलॉजी एंड हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद दोस्तों अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे जरूरी है समझनी, बिकॉज देखिए अर्बन इकोनॉमी हैज़ बिन बैडली शैटर्ड स्पेशली इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक। पिछले 2 सालों से बहुत बुरी हालत हुई है, हमने माइग्रेंट क्राइसिस भी देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेगी कि केयरफुली डिजाइंड एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए, नॉट ऑन द लाइंस ऑफ मनरेगा, नॉट ऑन द लाइंस ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये एम्फसाइज करना चाहिए कि कैसे एम्पल अर्बन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं फॉर द अर्बन यूथ, तो जिसमें बेसिक अर्बन सर्विसेज को इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पे युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए फॉर द बेसिक अर्बन सर्विसेज, ताकि वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आगे जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों ये 3 आर्टिकल्स थे आज के। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है, द हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस is going to be a critical element for India while India is addressing its development deficit। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए आप 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स और क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी दोस्तों जाने से पहले हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पेड कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स कोर्सेज की बात करें यूपीएससी 2023 के लिए, तो बहुत सारे बच्चे महीने के एंड में आके मैगजीन्स डाउनलोड करते हैं, विच इज़ फाइन, मतलब वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एवरी डे आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स डिस्कस करे जाएंगे 6 डेज अ वीक, पर डे आपके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा, तो दोस्तों आप वो कोर्स हमारे साथ लेना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लेकिन अब इसमें कोर्स में खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एनालिसिस देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन आपको मिलेगी। तो मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूसडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे को पॉलिटी, थर्सडे को एनवायरनमेंट, फ्राइडे को डिफरेंट सब्जेक्ट साइंस एंड टेक, IR, इस तरह से डेली आपके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन टॉपिक्स के साथ जो आपके साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, तो जो भी रेलेवेंट PYQ डिस्कशन होगा, चाहे रेलेवेंट PYQ टॉपिक से मेंस में आए हैं चाहे प्रीलिम्स में आए हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। और दोस्तों जनरल स्टडीज़ मेंस का हमारा एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है। तो देखिए मेंस भी बहुत अब नज़दीक आ चुका है, तो दोस्तों जो बच्चे अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हैं, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, चलो आपको टेस्ट सीरीज, आपको इवैल्यूएशन, ये सब तो मिलेगा, मॉडल आंसर्स, इवैल्यूएशन, पर्सनल फीडबैक एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों इन कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमको रीच आउट कर सकते हैं। और दोस्तों उस तरह से हमारे एक जनरल स्टडीज़ का मेंस का भी क्रैश कोर्स है, राइट, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट मिल रहा है, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है वो मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डेली मिलेंगे, और इसके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा। तो इस इनिशिएटिव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।